स्टार्ट। तो स्पेस 31 में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और फिजिकल रियलिटी को पास पास लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, चाहे श्रोडिंगर इक्वेशन हो जहां एनर्जी का फार्मूलेशन E इक्वल टू यू एक्स प्लस 1 डायमेंशन के लिए फॉर एग्जांपल पी एक्स स्क्वायर बाई 2m लिया जाए, या फिर उसके बाद वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, चाहे श्रोडिंगर इक्वेशन का फार्मूलेशन हो या फिर चाहे डिराक इक्वेशन का फार्मूलेशन हो जहाँ पे बीटा एम सी स्क्वायर अल्फ़ा एक्स पी एक्स सी, फिर इसको साई एक्स टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। समझाने के लिए बता रहे, दोनों ही फार्मूलेशंस में एनर्जी के दो फॉर्म लिए गए हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी या रेस्ट मास एनर्जी और दूसरा मोमेंटा से रिलेटेड एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब है कि दोनों ही फार्मूलेशंस में अगर कोई न्यूक्लियस है और 1 डायमेंशन में हम देखें तो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही फार्मूलेशन में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चाहे पार्टिकल से देखें और चाहे इसको हम वेव फिगर से देखें या वेव पैकेट के फिगर से देखें या साई एक्स टी से देखें ना, दोनों ही फार्मूलेशन में एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन डायनेमिक है। क्या है कैमरामैन रीमा जायसवाल? डायनेमिक है, डायनेमिक एंटाइटी है। तो अगर ये मान लीजिए कि पॉजिटिव न्यूक्लियस है और ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की अलग अलग पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन थी ना क्लासिकल सेंस में, कभी यहाँ पे भी हो सकती है। हाँ, कहाँ हो सकती है? क्लासिकल सेंस में। लेकिन वेव फंक्शन से अगर रिप्रेजेंट करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए क्लासिकल सेंस में यहाँ है तो वेव फंक्शन जो होना चाहिए वो यहाँ पे सेंटर होना चाहिए। ठीक है, साई एक्स टी इस पर्टिकुलर लोकेशन पर इस टाइम t1 पे अगर है तो साई एक्स टी t1 पे ये शेप होना चाहिए। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे है तो ये वेव फंक्शन सेंटर की ओर शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम साफ साफ कहें कि इलेक्ट्रॉन जो है, अगर ये पूरी रेंज है, पूरी लेंथ है न्यूक्लियस से मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, तो क्लासिकल सेंस में इलेक्ट्रॉन कभी सेंटर पे होंगे फॉर एग्जांपल, कभी एक कोने पे होंगे, कभी इस कोने पे होंगे, कभी बीच में होंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर वेव फंक्शन से रिप्रेजेंटेड हैं तो अगर सेंटर पे पोजीशन पे हैं किसी समय, तो वेव फंक्शन जो होगा उसका शेप सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा। ये साई एक्स t1 की वैल्यू है, साई एक्स t1 की वैल्यू है, t1 की वैल्यू है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है कैमरामैन? यहाँ पे है, सपोज इस साइड है, तो वेव फंक्शन जो होगा कैमरामैन इवॉल्व करेगा और यहाँ पीक करेगा। कहाँ पीक करेगा? यहाँ पे पीक करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो वेव फंक्शन इस तरह से पीक करेगा ना। एक्चुअली वेव फंक्शन नहीं, मोड ऑफ वेव फंक्शन इस तरह से पीक करेगा ना। तो कहने का मतलब है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मोस्ट जनरल सेंस में, किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मोस्ट जनरल सेंस में
जो वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन का मतलब मॉड, वेव फंक्शन का मतलब मॉड। ना, हम्म, वो अलग अलग समय पे अलग अलग शेप लिए रहेगा और वो अलग अलग क्या बोलते हैं सेंटर पे होगा, ठीक है। और इसी के साथ उसकी जो विड्थ होगी वो भी अलग अलग समय पे, मान लीजिए सेंटर पे है तो विड्थ मान लीजिए ज़्यादा दिखा दी है ना, किनारे किनारे है तो विड्थ हमने कम दिखा दी है। तो मतलब जो साई एक्स है, कहने का मतलब है एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए वन डायमेंशन में साई एक्स, कहीं वेव फंक्शन की विड्थ जो है ना सिमेट्रिकल होगी, और इसको क्या बोलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो साई एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्प्रेड ज़्यादा रहेगा, स्प्रेड ज़्यादा दिखेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। वही क्या बोलते हैं सेंटर भी शिफ्ट हो सकता है। डायनेमिक सिस्टम है इलेक्ट्रॉन अगर, तो वेव फंक्शन समय के साथ इस तरह से इवॉल्व कर सकता है, या मॉड ऑफ साई एक्स इस तरह से इवॉल्व कर सकता है कि ये जो स्प्रेड अच्छा दिख रहा है, सिमेट्रिकल दिख रहा है, ये स्प्रेड क्या हो जाए, असिमेट्रिकल हो जाए, असिमेट्रिकल हो जाए, और प्लस क्या बोलते हैं ये जो सेंटर में सिमेट्री थी वो गायब हो जाए, और प्लस ज़्यादातर जो क्लाउड है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वो एक पॉइंट पे केंद्रित हो जाए, एक पॉइंट पे केंद्रित हो जाए, मतलब जो इफेक्टिव रेंज रहे वो इस तरह से। और अच्छे से बता दे फिगर कि वेव फंक्शन सिमेट्रिक है और स्प्रेड है एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। और वही दूसरी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन जो है वो मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, तो वेव फंक्शन बहुत ही शार्प है, बहुत ही शार्प है, अनसिमेट्रिक है ना। तो वेव फंक्शन मतलब साई एक्स टी का मॉड, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मैथमेटिकली देखें, अगर किसी समय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो स्प्रेड है और सिमेट्रिकल है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इवन है, क्या है, इवन है। और जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शार्प है, प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो है कम रेंज में ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है, कम रेंज में ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रॉपर्टी। यहाँ पे ज़्यादा रेंज में यहाँ डेल्टा एक्स जो है वो इफेक्टिव डेल्टा एक्स, जहाँ प्रोबेबिलिटी कुछ एप्रिसिएबल है वो कम है, और जहाँ एप्रिसिएबल प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सिमेट्रिकल फिगर में, और जहाँ पे क्लाउड ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इवन है, वहाँ डेल्टा एक्स ज़्यादा है, वहाँ डेल्टा एक्स ज़्यादा है, ठीक है ना। अब ये दोनों ही वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये एक ही वेव पैकेट, मान लीजिए एक सिंगल वेव फंक्शन एक्स टी है वेव पैकेट, उसी का अलग अलग समय पे इवॉल्व है, क्या है, इवॉल्वेंट है ना। लेकिन किसी भी समय पे मान लीजिए ये वाला पैकेट जो है वो साई एक्स T1 को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पैकेट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ डेल्टा एक्स अधिक है, जहाँ डेल्टा एक्स अधिक है, एप्रिसिएबल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी इवन आउट है। और ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी वेव फंक्शन का, उसी पैकेट का इवॉल्वेंट रिप्रेजेंट करता है एक्स T2 पर ना, जहाँ डेल्टा एक्स, जहाँ ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी
कम रेंज में है, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी कम रेंज पे। कम रेंज में है, यहाँ ज़्यादा रेंज में है, यहाँ हम्म, कम रेंज में है ना। हम्म, लेकिन इन दोनों ही चीज़ों को, जो भी पैकेट है, इस पैकेट को या इस पैकेट को, यहाँ डेल्टा एक्स कम रेंज में है, इस पैकेट को हम मान सकते हैं कि डेल्टा के में, चूँकि कोई भी पैकेट जो है, ये कोई भी पैकेट, चाहे ये पैकेट हो ज़्यादा स्प्रेड वाला या ये पैकेट हो कम स्प्रेड वाला, डेल्टा एक्स में कम स्प्रेड वाला, कोई भी पैकेट को एक्चुअली में हम कई सारी वेव्स, कंपोनेंट वेव से ना, जिसको डिराक स्पिनर्स हम कह दें, मान लीजिए ये कई सारी वेव्स से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर डिराक स्पिनर ना भी कहें तो कई सारी कंपोनेंट वेव्स कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर शेप को कई सारी वेव्स से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस टाइम T2 पर, ठीक है, समझ रहे हो। और यहाँ अगर डेल्टा एक्स कम है, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेल्टा एक्स में, मतलब कम रेंज में ही सारी डिस्ट्रीब्यूशन खर्च हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा, जो डेल्टा के की वैल्यू है, मतलब जो मोमेंटम में स्प्रेड है, वो ज़्यादा है। वो क्या है? ज़्यादा है, मतलब मोमेंटम में स्प्रेड ज़्यादा है, ठीक है ना। डेल्टा के अगर डाउन है तो डेल्टा के या मोमेंटम में स्प्रेड अधिक है ना। और डेल्टा एक्स ज़्यादा है, तो जब समूहेशन करेंगे अलग अलग वेव फंक्शन का, तो वहाँ डेल्टा एक्स ज़्यादा है तो डेल्टा के, मतलब जो वेव्स इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस शेप के लिए, वो कम है, वो कम है। लेकिन ये तो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा है। डेल्टा पी एक्सपेरिमेंट से आएगा, डेल्टा पी जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है वो एक्सपेरिमेंट से आएगा। इस वाले शेप में जब इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन जब इस तरह से होगा, शार्प होगा, डेल्टा एक्स कम होगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रॉन डेल्टा एक्स रीजन में मिलेगा, कम रेंज के रीजन में मिलेगा, तो पता लगा मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज़्यादा मिलेगी, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज़्यादा मिलेगी। और अगर ज़्यादा रेंज में इलेक्ट्रॉन हम एक्सपेरिमेंट करते हैं मिलता है, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, डेल्टा पी में अनसर्टेनिटी कम मिलेगी ना, कम मिलेगी। तो चाहे डेल्टा एक्स हो या डेल्टा पी हो, ये रियल फिजिक्स है। डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, क्या हैं? एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। लेकिन ये जो मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस हैं, साई एक्स का ये कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, ज़्यादा नंबर आप वेव्स जोड़ दिए, और साई स्वयं क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन है। आपको हम इसका मॉड ले रहे हैं तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को दिखा रहा है ना, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैथमेटिक्स में तो समझाता है, मैथमेटिक्स में तो समझा देता है कि भाई अगर डेल्टा एक्स कम है, मतलब पीक शार्प है, तो डेल्टा के में स्प्रेड ज़्यादा लेना पड़ेगा इस शार्प पीक को बनाने के लिए ना। कई सारी वेव्स लेनी पड़ेंगी जहाँ डेल्टा के में वेरिएशन ज़्यादा रहेगा, जब उनको सम करेंगे तो शार्प पीक आएगी और डेल्टा एक्स कम आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का कम रीजन में ही खर्च हो जाएगा ना। और जब ब्रॉडर पीक होगी तो जो कंपोनेंट वेव्स में डेल्टा के को हम डेल्टा पी को मतलब कम ले सकते हैं, डेल्टा के रेंज में हम कम ले सकते हैं, लेकिन वो वेव स्प्रेड होगी ज़्यादा रीजन में, ज़्यादा डेल्टा एक्स में वो प्रोबेबिलिटी कंज्यूम होगी, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इवन रहेगा और यहाँ पे शार्प रहेगा, लेकिन मोमेंटम जो कंपोनेंट वेव्स जो बना रही हैं उनके मोमेंटम में स्प्रेड बढ़ जाएगा, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कंपोनेंट वेव यूज होंगी इस शेप को जनरेट, इस वेव पैकेट को जनरेट करने के लिए। लेकिन दिस इज मैथमेटिक्स, दिस इज मैथमेटिक्स। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि
जब रेंज डेल्टा एक्स की हम कम कर लेंगे, डेल्टा एक्स रेंज में हम इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो डेल्टा पी अधिक मिलेगा, डेल्टा पी अधिक मिलेगा। अधिक मिलेगा। ये रियल है, डेल्टा पी में स्प्रेड ये रियल है। और जब डेल्टा एक्स को ज़्यादा रेंज में पकड़ने की कोशिश करेंगे तो जो भी इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे उसमें डेल्टा पी में स्प्रेड कम रहेगा। दिस इज रियलिटी। तो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा और फिजिक्स में अंतर है, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा और फिजिक्स में अंतर है। अब दोनों को हम एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों को हम कैमरामैन एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये किसका है, साई एक्स का मॉड का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ना। अगर इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ना कहें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ना कहें और इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कहें कि ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साई एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को। समझ रहे हो? समझ गए। तो कहने का मतलब है कि जब स्प्रेड इवन आउट है, स्प्रेड इवन आउट है, सिमेट्रिकल है, तो एक डायरेक्शन में नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की जो डेंसिटी है ज़्यादातर सिमेट्रिकल है, ज़्यादातर, हाँ बीच में ज़्यादा है, बीच में नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे इधर कम हो रही है। ठीक है ना? समझ रहे हो? नेगेटिव मासलेस पार्टिकल डेंसिटी सेंटर से इधर भी कम हो रही है, इधर भी, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी लगभग एक जैसी है, लगभग एक जैसी है, एक जैसी है। ठीक है ना? और ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल ही एक्चुअली में फील्ड क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? फील्ड क्रिएट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है ना? तो फील्ड लगभग यहाँ सेंटर में भी वही है, फील्ड लगभग यहाँ पे भी थोड़ा कम है, लेकिन लगभग वही है ना, फील्ड वही है। ठीक है ना? ठीक, ठीक है। और अगर ये कर्व असिमेट्रिकल है, क्या है? असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल है। तो अगर असिमेट्रिकल है और शार्प है, असिमेट्रिकल और शार्प है, मान लीजिए शार्प ही मान लेते हैं, तो ज़्यादातर सिमेट्रिक भी है, मान लीजिए शार्प भी मान लेते हैं। ठीक है ना? ताकि समझाने में, तो ज़्यादातर पार्टिकल बीच के रीजन में, ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं बीच के रीजन में, अगल बगल बहुत थोड़े नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, अगल बगल बहुत थोड़े नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। तो ज़्यादातर फील्ड कहाँ है कैमरामैन? बीच में है। कहाँ है? बीच में। चूँकि नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं वो टोटल अगर हम फिक्स कर दें तो सारे नेगेटिव पार्टिकल्स बीच में आ गए हैं, तो ये फील्ड जो है, ई शार्प की फील्ड बहुत अधिक है और इसमें स्प्रेड, इस फील्ड ज़्यादातर फील्ड यही है। ठीक है ना? और ये बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। अच्छा, फील्ड बहुत अधिक है, फील्ड बहुत अधिक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है। अगर इस सिस्टम को हम कोलैप्स करना चाहें, इस नेगेटिव पार्टिकल्स के सिस्टम को हम कोलैप्स करना चाहें, तो हम एक फिजिकल वेव भेजेंगे, तो फील्ड ज़्यादा है, फील्ड ज़्यादा है ना, तो फील्ड ज़्यादा है, तो हम यहाँ कैसी वेव भेजें? तुम बताओ। फील्ड ज़्यादा को अगर हम फील्ड से ना रिप्रेजेंट करें, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को कहीं ना कहीं जो है, अगर हम इसको वेव पैकेट ले रहे हैं, अगर फील्ड के बजाय हम फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करें, क्या करें? जहाँ नेगेटिव मासलेस पार्टिकल बहुत ज़्यादा केंद्रित हैं, वहाँ पर इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी जो है, इफेक्टिव नेगेटिव मासलेस पार्टिकल से ज़्यादा है, एक जगह सेंटर पे है। ठीक है ना? एक जगह सेंटर पे है, तो यहाँ पर पैकेट्स पास पास हैं, एनर्जी पैकेट्स काफ़ी डेंस हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जो हमारा लाइट वेव होना चाहिए, जो हम फिजिकल लाइट वेव से हम इंटरेक्ट करेंगे, वो लाइट वेव हमको शॉर्ट वेवलेंथ की लेनी होगी। क्या लेनी होगी? शॉर्ट वेवलेंथ की, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हाई लेनी होगी, मतलब जो वेवलेंथ है शॉर्ट लेनी पड़ेगी, एनर्जी के जो है वो डेंस रहेगी, एनर्जी डेंस रहेगी ना, शॉर्ट वेवलेंथ लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना?
शॉर्ट वेव मतलब एनर्जी कंसंट्रेटेड लेनी पड़ेगी। कंसंट्रेटेड एनर्जी यही है, कंसंट्रेटेड एनर्जी एक्चुअली में नहीं। यही है, और ये सब ज़्यादा फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो सिस्टम यहाँ पे जाएगा और कोलैप्स करेगा। क्या करेगा? कोलैप्स करेगा। तो एक ही इलेक्ट्रॉन जहाँ पे नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स एक जगह कंसंट्रेटेड हैं, तो इस सिस्टम से रिएक्ट करने के लिए शॉर्ट वेवलेंथ ज़्यादा सही होगी, और शॉर्ट वेवलेंथ कम रीजन में जाएगी, तो डेल्टा एक्स कम मिलेगा, डेल्टा एक्स कम मिलेगा, क्योंकि इसी रीजन में इंटरेक्शन होगा, और उसके लिए शॉर्ट वेवलेंथ प्रयोग करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही शॉर्ट वेवलेंथ प्रयोग करेंगे सिस्टम को ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा, तो मोमेंटा में स्प्रेड, अगर डेल्टा एक्स लेस है तो मोमेंटा जो मिलेगा डिस्टर्ब ज़्यादा करेगा, तो मोमेंटा में स्प्रेड क्या बोलते हैं, अधिक होगा, मोमेंटा में स्प्रेड अधिक होगा। ठीक है, इसी तरह से जहाँ पे नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स, वही इलेक्ट्रॉन जब उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या नेगेटिव मासलेस पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन इवन आउट है, क्या है, इवन आउट है, तो चाहे जो लाइट पल्स हम भेजेंगे, कोई भी लाइट पल्स, चाहे बीच में जाए, चाहे अगल जाए, बगल जाए, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी लगभग वही है, लगभग वही है। तो हमको अगर लाइट पल्स भेजनी है, तो लाइट पल्स हम जो भेजेंगे उसमें वेव में जो उसकी फ्रीक्वेंसी है कम कर देंगे, फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, फ्रीक्वेंसी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो एक तरह से वो वेव कंसंट्रेट ना होकर शॉर्ट वेवलेंथ की तरह, जहाँ फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है, एनर्जी कम रीजन में, एनर्जी कम रीजन में। यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा रीजन में है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, सॉरी फ्रीक्वेंसी घट गई, लेकिन वेवलेंथ बढ़ गया, वेवलेंथ लाइट की बढ़ गई, मतलब एनर्जी डिस्पर्स है, एनर्जी डिस्पर्स है। यहाँ एनर्जी कंसंट्रेटेड है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ एनर्जी स्प्रेड है, फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा है, और ये जो एनर्जी है इसका स्प्रेड ज़्यादा है, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब लार्जर वेवलेंथ की हम या लेसर फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करेंगे, तो सिस्टम को वो कहाँ कोलैप्स करेगा, इस वाली अवस्था में जहाँ नेगेटिव पार्टिकल्स ज़्यादा इवनली आउट हैं, कि इस वाली में। जाहिर सी बात है कि अगर एनर्जी स्वयं वेव की स्प्रेड है, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है, तो सिस्टम को उस जगह पकड़ेगा जहाँ नेगेटिव पार्टिकल्स स्प्रेड हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स स्प्रेड हैं, और जब वेवलेंथ जो है कम है लाइट की, उसी एक्सपेरिमेंट में अगर कम लाइट की वेवलेंथ है लेते हैं, तो एनर्जी कंसंट्रेटेड है, तो किस जगह सिस्टम को वो पकड़ेगा, जहाँ नेगेटिव मासलेस पार्टिकल कंसंट्रेटेड है, जहाँ कंसंट्रेटेड है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह के नेगेटिव पार्टिकल्स के भी स्प्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नेगेटिव मासलेस पार्टिकल के स्प्रेड को इस तरह के भी स्प्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है अलग समय पे, ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग समय पे शो कर रहा है, लेकिन रियलिटी में ये मासलेस पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। जब स्प्रेड ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैट है, तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स इवन आउट हैं। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शार्प है, तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल कंसंट्रेशन में है, कंसंट्रेशन में है सिस्टम, वही इलेक्ट्रॉन अलग अलग मासलेस पार्टिकल्स के जरिए रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है ना, तो अब समस्या ये है कि इलेक्ट्रॉन लाइट के साथ जब इस अवस्था में होगा, लाइट के साथ जब इस तरह नेगेटिव मासलेस पार्टिकल इवन आउट होंगे, तो वो किस तरह की लाइट के साथ वो रिएक्ट करेगा, जहाँ पर वेवलेंथ
ज़्यादा है, लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा है, मतलब एनर्जी स्प्रेड है, एनर्जी स्प्रेड है। स्प्रेड है, मतलब लेसर फ्रीक्वेंसी के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, लेसर फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरेक्ट करेगा। और लेसर फ्रीक्वेंसी के साथ करेगा तो बड़े रीजन में ओवरऑल चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव पार्टिकल का वही है, तो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी रिएक्ट कर लेगा, तो डेल्टा एक्स आपको अधिक मिलेगी। जब भी लेस फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरेक्शन होगा तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स ज़्यादा स्प्रेड रहेंगे और कहीं पे भी रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि एनवायरनमेंट एक ही जैसा रहेगा। तो डेल्टा एक्स आपको अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स में अधिक मिलेगी। लेकिन जब हायर वेवलेंथ या लेसर फ्रीक्वेंसी के साथ या लेस कंसंट्रेटेड एनर्जी के साथ रिएक्शन होगी ना, रिएक्शन होगी, तो मतलब जो वेव यूज कर रहे हैं उसमें वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब एनर्जी या उसमें मोमेंटा कम है, उसमें मोमेंटा कम है, उसमें मोमेंटा कम है। वेवलेंथ ज़्यादा है मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है लाइट में, जैसे वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी डाउन है, फ्रीक्वेंसी डाउन है, ठीक है ना, तो मोमेंटा भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो लेस मोमेंटा से हम सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेस मोमेंटा से कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्टर्बेंस ज़्यादा रेंज में हो सकता है, ज़्यादा रेंज में इफेक्टिव है, क्योंकि हर जगह नेगेटिव मासलेस पार्टिकल वही है, एनवायरनमेंट वही है, तो डेल्टा एक्स अधिक मिलेगा, लेकिन डिस्टर्बेंस कम होगा। तो डिस्टर्बेंस चूँकि कम होगा तो डेल्टा पी में जो वेरिएशन है कम मिलेगा। लेकिन जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से करेंगे, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से करेंगे तो वही सिस्टम जब इस अवस्था में होगा यहाँ पर, तब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब जो वेव यूज कर रहे हैं उसमें मोमेंटा क्या है, अधिक है, मोमेंटा अधिक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अधिक है, एनर्जी अधिक है, तो डिस्टर्बेंस वो सिस्टम को ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। लेकिन किस जगह डिस्टर्ब करेगा, सिस्टम को इस जगह वाले पे नहीं डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं, एनर्जी कंसंट्रेटेड है यहाँ पे, यहाँ एनर्जी स्प्रेड है, यहाँ पर एनर्जी कंसंट्रेटेड है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, और एनर्जी भी ज़्यादा है, तो उसके लिए मैचिंग सिस्टम क्या है, जहाँ नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स कंसंट्रेटेड हों और वहीं पे वो डिस्टर्ब करेगा। लेकिन ये कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट यही सूटेबल है, तो डेल्टा एक्स कम मिलेगा, डेल्टा एक्स कम मिलेगा, डेल्टा एक्स कम मिलेगा। लेकिन ज़्यादा एनर्जी से आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो डेल्टा पी क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, डेल्टा एक्स कम मिलेगा, डेल्टा पी अधिक मिलेगा। ये फिजिकल है, ठीक। तो हम कहना क्या चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो उसमें दोनों फैक्टर हैं। फैक्टर क्या है, कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा, तो केवल कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा जो कॉम्प्लेक्स वेव को बताती है, जो रियलिटी नहीं है। कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा केवल यही बताती है कि वेव जो पैकेट है अगर वो ज़्यादा स्प्रेड है तो उसमें मोमेंटम स्प्रेड ज़्यादा स्प्रेड है, अगर वेव पैकेट मतलब डेल्टा एक्स में स्प्रेड ज़्यादा है, वेव पैकेट फैला हुआ है, तो उस वेव पैकेट को बनाने वाली जो वेव्स हैं उनमें जो मोमेंटम स्पेस रहेगा वो डेल्टा के कम रहेगा। वो मैथमेटिकली बताती है, क्या बताती है, मैथमेटिकली। और अगर वेव पैकेट शार्प है, वेव पैकेट शार्प है मतलब डेल्टा एक्स में स्प्रेड कम है, तो उस तरह के वेव पैकेट को बनाने के लिए हमको जो वेव्स यूज करनी पड़ेगी कंपोनेंट वेव, उसमें डेल्टा के की वैल्यू ज़्यादा लेनी पड़ेगी, डेल्टा के की वैल्यू ज़्यादा लेनी पड़ेगी, मतलब मोमेंटम में स्प्रेड ज़्यादा लेना पड़ेगा। लेकिन ये थ्योरेटिकली बताती है कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा से। लेकिन जब हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ट्रैक करना चाहते हैं तो हम उसको रियल वेव से ही ट्रैक करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा रियलिटी को कैसे शो करती है, एक्चुअली में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फाई एक्स मतलब साई एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो साई एक्स है, जो वेव फंक्शन का मॉड है, जो एक रियल क्वांटिटी है, वो प्रोबेबिलिटी को ही नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली में वो मासलेस पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब साई एक्स का जो मॉड है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ही नहीं रिप्रेजेंट करता है, वो रियलिटी में नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट
करता है, ठीक है ना। ठीक। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन साई एक्स का मॉड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ही नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की रियल डेंसिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होता है कभी उसके नेगेटिव मासलेस पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन शार्प रहता है, कभी नेगेटिव मासलेस पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेडेड रहता है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन का। तो जब हम शॉर्ट वेवलेंथ यूज करते हैं तो वो सिस्टम को उसी जगह पकड़ता है, उस स्टेज में पकड़ता है जिस स्टेज में नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी एक जगह केंद्रित हो। और जब एक जगह केंद्रित हो तो हायर फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं तो वहीं पे रिएक्शन होगी, क्योंकि समान चीजें रिएक्ट मतलब इंटरेक्ट करती हैं, समान चीजें इंटरेक्ट करती हैं। तो लेसर फ्रीक्वेंसी मतलब कंसंट्रेटेड एनर्जी, मतलब जिस सिस्टम को वो डिस्टर्ब करेगा वो भी कंसंट्रेटेड हो, मतलब नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी कंसंट्रेटेड हो, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शार्प हो, मतलब डेल्टा एक्स में वेरिएशन कम हो। लेकिन जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ये रिएक्ट कर रहा है तो डिस्टरबेंस वो ज्यादा करेगा, डेल्टा पी में डिस्टरबेंस ज्यादा मिलेगा। और ठीक अगर लॉन्गर वेवलेंथ यूज करेंगे, एनर्जी पैकेट स्प्रेड रहेगा लाइट का, तो सिस्टम को उसी जगह इंटरेक्ट करेगा जहां सिस्टम में नेगेटिव मासलेस पार्टिकल स्प्रेड हो। तो स्प्रेड हो तो मतलब डेल्टा एक्स ज्यादा है, लेकिन चूंकि शॉर्ट लॉन्गर वेवलेंथ यूज कर रहे हैं तो उसमें मोमेंटा कम है, तो रिएक्शन के बाद जो डिस्टरबेंस होगा वो कम होगा, मतलब डेल्टा पी में जो डिस्टरबेंस है, जो डेल्टा पी में जो वेरिएशन आ रहा है वो कम होगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो एक्चुअली में हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बोला जाता है वो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन है। और हाइजेनबर्ग जो प्रिंसिपल उसकी रियल फिजिक्स ये है कि शॉर्ट वेवलेंथ अलग तरह के सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती है, लॉन्ग वेवलेंथ अलग तरह के सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती है, और ये हर तरह के सिस्टम ये क्या बोलते हैं समय के साथ बदलते रहते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन अलग अलग नेगेटिव मासलेस पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है समय के साथ, और अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ इंटरेक्ट करती हैं, या अलग अलग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या मासलेस पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और उसी आधार पर अलग अलग डेल्टा एक्स मिलता है और अलग अलग डेल्टा पी मिलता है। जब डेल्टा एक्स अधिक मिलेगा तो मासलेस पार्टिकल ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो लॉन्गर वेवलेंथ के साथ रिएक्शन होगी, और जब लॉन्गर वेवलेंथ साथ रिएक्शन होगी तो जो वेव इंटरेक्ट कर रही है उसने कम डिस्टर्ब किया, तो इसलिए मोमेंटम में डिस्टर्बेंस कम मिलेगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। कैमरामैन रीमा का भी बहुत आभार। थैंक यू सर।